है, हम लोग पढ़ रहे थे मैनेजमेंट फ्रॉड। हेलो हेलो, है ना। मैनेजमेंट फ्रॉड के रिस्क फैक्टर पढ़ रहे थे अपन। हेलो हेलो हेलो, है ना, कि इंसेंटिव प्रेशर या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। हेलो हेलो, है ना, ठीक है। और है क्या आपका एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन, यानी क्या बताया था मैंने इसका, याद है? किसी की आदत ही है चोरी वोरी की। हाँ, लेकिन मैंने बताया था एटीट्यूड रैशनलाइजेशन का, मैंने बेसिक क्या बताया था कि किसी की आदत ही होती है ना चोरी वोरी करने की, है ना। तो अपन पढ़ रहे थे रिस्क फैक्टर्स जिसके कारण फ्रॉड हो सकता है। कम्युनिकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और एनफोर्समेंट ऑफ entities values ethical by management or communication of inappropriate values that are not effective। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम, जैसे नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन ऑफ सिक्योरिटी लॉज एंड लॉज ऑफ अदर लॉज एंड रेगुलेशन, ये वो फैक्टर है जिससे कि मैं क्या अंदाजा लगाऊंगा कि भाई क्या पता फ्रॉड है। समझ आया? हेलो हेलो। दूसरा, एक्सेसिव इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग एंटिटीज इन्वेंट्री प्राइस और अर्निंग ट्रेंड, मतलब कि अर्निंग का ट्रेंड अपवर्ड रहे, इसके लिए बहुत जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं एंटिटी। हेलो हेलो, एटीट्यूड है ना कि भैया उसका मन है कि अर्निंग बढ़ा करके रखे। समझ रहा, उनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि हमारी ग्रोथ ही दिखनी चाहिए हमेशा। नहीं आया समझ में? आ सकता है, सब्जेक्टिव चीजें हैं, मैथ थोड़ी है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? इसमें भी तो आ ही सकता है ना, तो इसमें आ गया, समझे? ठीक है। हेलो 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 हेलो, मैं, चलो, मैनेजमेंट फेलिंग टू रेमेडी नोन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल ऑन अ टाइमली बेसिस, मतलब कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है लेकिन जानबूझ के ठीक नहीं कर रहे। हेलो हेलो, ठीक है, मतलब मन ही नहीं है ठीक करने का। हेलो हेलो, ठीक है। फिर इंटरेस्ट बाय मैनेजमेंट इन एम्प्लॉइंग इन अप्रोप्रिएट मीन्स टू मिनिमाइज रिपोर्टेड अर्निंग फॉर टैक्स मोटिवेटेड रीजन, यानी ऐसी कुछ कोशिशें जिससे कि टैक्स बच जाए, टिकड़म वाले लोग लग रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। हम्म, है ना। फिर द ओनर मैनेजर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है। हेलो हेलो, है ना। The relationship between management and current or predecessor auditor is strained as exhibited by the following, मतलब मैनेजमेंट के और ऑडिटर के रिलेशन सही नहीं है, समझना। और रीजन क्या है उसके? फ्रीक्वेंट डिस्प्यूट्स, है ना। अभी करंट वाले या पिछले ऑडिटर से अकाउंटिंग, ऑडिटिंग या रिपोर्टिंग मैटर्स को लेकर के, ठीक है ना। अनरीजनेबल डिमांड्स ऑन दी ऑडिटर कि भैया नहीं नहीं आप तो 10 दिन में कंप्लीट कर दो, वो कह रहा भैया 1 महीने लगेंगे, कह रहा नहीं नहीं यार 10 दिन में ही चाहिए हमको तो। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑडिटर कि नहीं 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 भैया आप इनसे बात नहीं कर पाओगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं कर पाओगे, क्लियर है? ठीक है, नहीं नहीं ऑडिट कमिटी से बात मत करो। फिर डोमिनेटिंग बिहेवियर
in dealing with auditor, especially involving attempts to influence the scope of auditor's work. अरे ये थोड़ी करना होता है तुमको, अरे थोड़ी ये करना होता है, समझ में आ रही है बात? या सिलेक्शन इन कंटिन्यूशन ऑफ पर्सनल असाइन, अरे वो बंदा आ रहा था तो सही आ रहा था, आ रहा है समझ में? हेलो हेलो हेलो। तो ये सब हरकतें मैनेजमेंट की, हमको लगेगा कि भैया ये तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है ना? होशियारी, ज्यादा होशियारी क्लाइंट की। हेलो हेलो, ठीक है। फिर क्या है? रिस्क फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम, हाँ, ये नोन हिस्ट्री ऑफ वायलेशन, मतलब पुराने पापी हैं ये, पास्ट में भी इन लोगों ने फ्रॉड कर रखे हैं या गड़बड़ियां कर रखी हैं, समझा? सिक्योरिटी लॉस की बातें नहीं निभाई हैं, तब भी पेनल्टी लगी थी इनको। हेलो हेलो, ठीक है ना? फिर रिस्क फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। क्या बोल रहे हैं? रिस्क फैक्टर्स that relate to misstatements arising from misappropriation of assets are also classified according to the three conditions generally present when fraud exists. ठीक है? क्या बोल रहा है? रिस्क फैक्टर मिसअप्रोप्रिएशन मतलब एम्प्लॉय फ्रॉड वाले रिस्क फैक्टर्स। हेलो हेलो हेलो, है ना? हेलो हेलो, इसमें भी ये तीन है, इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी और एटीट्यूड, ठीक है ना? The following are the examples of risk factors related to misstatements arising from misappropriation of assets, ठीक है ना? अब इंसेंटिव या प्रेशर क्या है देखो। पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन may create pressure on management or employee, है ना? पर्सनल ऑब्लिगेशन, हेलो हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, माँ बीमार है, बहन की शादी होनी है, ठीक है, may create pressure on the management or employees with access to cash or other assets susceptible to theft to misappropriate those assets. हेलो हेलो हेलो, ठीक है क्या? फिर adverse relationship between the entity and employee with access to cash or other assets susceptible to theft may motivate these employees to misappropriate those assets. क्या मतलब? एडवर्स रिलेशनशिप के बीच लड़ाई है तो क्या होगा? गुस्सा निकालेगा एम्प्लॉय, है ना? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एडवर्स रिलेशनशिप में क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग: नोन और एंटिसिपेटेड फ्यूचर एम्प्लॉय लो, आपको पता है कि भैया आप एम्प्लॉय से निकालने वाले हो, ठीक है। दूसरा, रीसेंट और एंटिसिपेटेड चेंजेस टू एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन और बेनिफिट प्लान, मतलब उसका प्रमोशन होने वाला था या उसका जो वो बोनस मिलने वाला था, समझ रहा है, वो तुमने काट दिया, वो तुमने चेंज कर दिया। हेलो हेलो, हाँ, ये तो अगले पॉइंट में क्लियरली बोल ही दिया, वैसे ही बोल दिया, प्रमोशन, कॉम्पनसेशन, अदर रिवॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट या बोनस उतना नहीं मिला जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। हेलो हेलो, है ना? अपॉर्चुनिटीज, certain characteristics or circumstances may increase the susceptibility of assets to misappropriation. For example, opportunities to misappropriate increase when there is following: large amount of cash on hand or process. हेलो हेलो हेलो, ये मेरे हाथ से और की जगह शायद अनप्रोसेस्ड होना चाहिए, मे बी अनप्रोसेस्ड, मे बी, है ना? कि मतलब अभी उसकी अकाउंटिंग या वैसी नहीं हुई प्रॉपर,
रिसीव हो गया, बस वो अमाउंट बहुत ज्यादा है तो दिक्कत है। ठीक है, फिर क्या है, इन्वेंट्री आइटम्स दैट आर स्मॉल इन साइज ऑफ हाई वैल्यू और इन हाई डिमांड। हेलो हेलो, मतलब छोटे साइज की है तो बहुत सारी होगी, समझ में आ रहा है, तो चुराई जा सकती है। हाई वैल्यू की है तो ल्यूक्रेटिव है कि चुरा लो, जैसे डायमंड्स है, समझ में आ रहा है, तो ज्यादा कंट्रोल अगर नहीं होंगे तो। इजिली कन्वर्टेबल असेट्स सच एज बेरर बॉन्ड्स, डायमंड्स और लो डायमंड है और कंप्यूटर चिप्स। पेन ड्राइव एन ड्राइव हो गई, समझ में आ रही है बात। ठीक है, बेरर बॉन्ड्स तो ठीक है, मतलब जो होल्डर के होते हैं, बस उठा करके कागज ले गए तो तुम्हारा कैश हो गया, एज गुड एज कैश। ठीक है, फिर छोटे मोटे फिक्स एसेट्स, मार्केटेबल और लैकिंग ऑब्जर्वेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनरशिप। समझा रहे, जैसे नॉर्मली हर फिक्स एसेट में मार्किंग होती है, लेकिन मान लो खूब सारी कुर्सियां मंगा ली तो हर कुर्सी में मार्किंग नहीं होती, दो चार कुर्सी इधर उधर चली गई तो कोई ध्यान नहीं रहेगा किसी को, ऐसा। ये सब चीजें अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है फ्रॉड करने के लिए। ठीक है, अब जितना इंटरनल कंट्रोल कम होगा उतने ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे मिस अप्रोप्रिएशन के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट मे अकर बिकॉज देर इज द फॉलोइंग: inadequate segregation of duties or independent checks. हेलो हेलो, ठीक है ना। inadequate oversight of senior management expenditure such as travel and over reimbursement, मतलब सीनियर मैनेजमेंट है, उनके खर्चे ज्यादा ही हो रहे हैं, अब कंपनी के बिहाफ में खर्चा करते हैं सीनियर वाले जो है, लेकिन बहुत ही फिजूल हो रहे हैं तो गड़बड़ है। हेलो हेलो, हेलो हेलो, समझ में आ रहा है ना, वो बढ़ सकते हैं मतलब, फिर है ना। इनएडिक्वेट रिकॉर्ड कीपिंग इन रिस्पेक्ट टू असेट्स, मतलब असेट्स की रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं है, दैट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड। हेलो हेलो हेलो, है ना, जो रिलेट नहीं कर पाओगे तो बताना, समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक एक पॉइंट में डिस्कस करते जा रहा हूं, ठीक है ना, तो है ना, हर एक पॉइंट के इंडिविजुअली अपन डिस्कशन कर रहे हैं। जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो वो अभी बोलना, जैसे ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया ना तो अभी बोलना ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, है कि नहीं। अपने सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे और उसके बाद फिर अगर मान लो सेकंड और थर्ड पॉइंट बोलोगे, ठीक है ना, तो फिर वो दिक्कत है, मतलब फिर अभी भी तो पूछ रहा हूँ ना मैं कि ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं, बता दो, है ना। ठीक है बेटा। इनएडिक्वेट सिस्टम ऑफ ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब प्रॉपर अप्रूवल का सिस्टम नहीं है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल परचेजिंग में कि हर बार अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, यानी सिस्टम, आपको जितना सिस्टम चाहिए ना परचेज के अप्रूवल वगैरह के लिए उतना सिस्टम आपके पास है नहीं। हेलो हेलो, है ना। फिर इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड्स ओवर कैश, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स। इनएडिक्वेट फिजिकल सेफगार्ड, हेलो हेलो, कैश वगैरह को लेकर के फिजिकल सेफगार्ड ही कम है। ये सब चीजों को कैसे देखना है आपको, ये सब जो भी इनएडिक्वेट है ना, इसके कारण क्रिएट हो रही है एक अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रॉड। हेलो हेलो,
ठीक है ना? लैक ऑफ कंप्लीट एंड टाइमली रिकंसिलेशन ऑफ असेट, जो असेट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना, मैच करते हैं अपन कितना रिकॉर्ड में कितना एक्चुअल में है, उसको अपन अगर मिला नहीं रहे बार बार, ठीक है। फिर टाइमली अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हो ट्रांजेक्शन का, है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट्स फॉर मर्केंटाइज रिटर्न, है ना, मतलब जो गुड्स वापस किए गए उसके लिए जो क्रेडिट्स देने हैं वो अगर प्रॉपर नहीं दिए गए, है ना, तो पता चला घर ले गया कोई। फिर लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशन फॉर एम्प्लॉयज परफॉर्मिंग की कंट्रोल फंक्शन, लैक ऑफ मैंडेटरी वेकेशन, देख रहे हो वर्ड, देखो जरा, मैंडेटरी वेकेशन, जबरदस्ती छुट्टी में भेजना पड़ता है। हेलो हेलो, ये वाला पॉइंट है कि जो व्यक्ति की कंट्रोल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, समझ आ रहा है, अगर किसी एक ही के पास पूरा कंट्रोल है तो दिक्कत है, कल को इशू हो जाएगा। हेलो हेलो, समझ आ रहा है, अगर उसने फ्रॉड किया है कुछ किया तो इसको जबरदस्ती साल में एक आध बार छुट्टी पे भेजना पड़ेगा, ताकि इसका काम कोई दूसरा भी देख ले एक बार, एक तरीके से उसका काम दूसरा परफॉर्म कर रहा है, यही चेकिंग है। हेलो हेलो, है ना। फिर क्या है, इन एडिक्वेट मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी which enables information technology employees to perpetrate misappropriation, मतलब हाँ बताओ। एक सेकेंड एक सेकेंड, तुमने तो मैनेजमेंट में ही दो बैफरकेशन कर दिए। हेलो हेलो, मैनेजमेंट को नहीं आता ये तो एक पॉइंट है, आईटी वाला जो एम्प्लॉय है ना वो गड़बड़ कर सकता है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आईटी वाला कैसे, इसको और डेप्थ में अगर जाकर के देखोगे तो उसमें ये हो जाएगा कि भाई जो आईटी सिस्टम बना रहा है ना, तो उसने बोला कि भाई यहाँ पर वो कर दो, ये वाला ऑथराइजेशन दे दो, तो सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं ले रहा है वो, तो हो सकता है कि बड़ी चीजें का अप्रूवल वो अपने आप एक अलग से लॉजिक गेट बना ले, समझ में आ रही है बात, भैया मैं एमडी के काम कर सकता हूँ, अप्रूवल ले सकता हूँ, समझ में आ रहा है, कोई भी कुछ भी खरीदना है या कुछ भी करना है तो। हेलो हेलो, ठीक है बेटा, है ना। फिर इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल ओवर ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स में एक्सेस सबको दे रखा है तुमने। हेलो हेलो, हेलो हेलो, है ना। ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं उनमें एक्सेस कंट्रोल नहीं है, तो मतलब अगर मान लो जैसे पासवर्ड नहीं, तो किसी का सिस्टम कोई भी देख लेगा, इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर एंड रिव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इवेंट लॉग्स, ठीक है। जैसे ऑटोमेटेड रिकॉर्ड्स हैं तो जैसे इवेंट लॉग्स हैं, तो किसी ने तो कुछ भी किया तो उसका इवेंट लॉग इन हो जाता है, लेकिन अगर मान लो कि किसी के पास भी उसका एक्सेस है तो वो जाकर के डिलीट करते उसको। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो पढ़ रहे हैं अपन, इससे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ नहीं हो जा रहे हैं, इससे मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट पॉसिबल है, आप ये समझ पा रहे हैं ना कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। इनएडिक्वेट एक्सेस कंट्रोल ओवर ये हो गया। अब एटीट्यूड रैशनलाइजेशन, डिसरिगार्ड फॉर द नीड ऑफ फॉर मॉनिटरिंग और रिड्यूस रिस्क रिलेटिंग टू मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ असेट, क्या बोल रहे हैं, disregard for internal control over misappropriation of asset by overriding exceeding existing control or by failing to take appropriate remedial action on known deficiencies in internal control। ये वही बात है कि ओवरराइडिंग ऑफ कंट्रोल हो रहा है या जो कंट्रोल्स हैं उनकी डेफिशिएंसी निकली फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो ये तो एटीट्यूड ही गलत है। हेलो हेलो हेलो,
ठीक है ना। तो भाई किसी ने कुछ गड़बड़ किया, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वो गड़बड़ बढ़ेगी और क्या होगा। हेलो हेलो, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है ना। हाँ, ये एग्जाम्पल हो सकते हैं, है ना। फिर बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर और डिससेटिस्फेक्शन विद इन एंटिटी और इट्स ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो मतलब एंटिटी से ही मेरा मन भर गया है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, कि भैया ये अपने एम्प्लॉयज को ठीक नहीं करती। मुझे तो यही लग रहा है कि भैया ये एंटिटी अपने एम्प्लॉयज को ठीक तरीके से ट्रीट नहीं करती। तो अब मेरा भी एटीट्यूड एंटिटी की तरफ क्या हो गया कि भैया मैं भी प्रोफेशनल ही रहूंगा। हेलो हेलो, ठीक है। चेंजेस इन बिहेवियर और लाइफ स्टाइल दैट में इंडिकेट असेट्स हैव बीन मिसअप्रोप्रिएट। समझ में आ रहा है, क्या अकाउंटेंट लेवल का बंदा है, 20,000 रुपये नौकरी है और मर्सिडीज ले ली उसने। तुम्हें पता है ना, एक हुआ था एक केस में, बताया था मैंने कि एक बिल्डर क्या एक अकाउंटेंट थी, उसके पास उसके पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली थी शायद, आ रहा है समझ। अब 150 करोड़ या 1.5 करोड़ में पता नहीं है, समझ में आ रहा है। अकाउंटेंट, बहुत स्कोप है बेटा अपनी लाइफ में। आ रहा है समझ में, ठीक है? सोच करके देखो, समझ में आ रहा है। मतलब जो रिसीट्स थी, रिसीट्स वही सप्रेसिंग ऑफ रिसीट्स और वो वाला मैटर था, समझ में आ रहा है। वो कर करके तो जो बिल्डर कितना बड़ा होगा, आ रहा है समझ में, कि अकाउंटेंट करोड़पति हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। अकाउंटेंट कुछ कुछ अमाउंट सप्रेस करके करोड़पति हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। खैर, ठीक है, चलो। फिर बेटा एकदम मुझे याद नहीं है ये कि कैसे हुआ था, मैंने पूरा न्यूज आर्टिकल जो पूरा वीडियो होता है वो प्रॉपर देखा था, समझ में आ रहा है। कि मतलब 3-3 4-4 गाड़ियां थी और ये था, बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, मतलब बहुत टाइम हो गया, 1 साल हो गया लगभग ये न्यूज को सुने हुए, इसलिए जितना याद आया उतना मैंने बता दिया। बाकी हाँ ठीक है, देख सकते हो उसको, है ना, ठीक है। और टॉलरेंस ऑफ पिटी थेफ्ट, ठीक है ना। 10 रुपए की चोरी, सोच कर रहे हो ना, स्कूल में बच्चा तुम्हारा, ठीक है ना, पेंसिल चुरा के लेके आया, समझ रहा है, तो उस समय अगर तुमने उसको डांटा मारा नहीं, तो कल को फिर वो ट्रेन चुरा लेगा, मतलब हारा है समझ में। समझ गए हो कि नहीं समझ गए, उसको एक बार देख लो, फटाफट रीड कर लो, ठीक है। हम्म, कौन सा? इंटरनल कंट्रोल को किनारे कर दिया हमने कि भैया भाड़ में जाए इंटरनल कंट्रोल, हम तो मैनेजर हैं, हमको कोई कौन रोकेगा, ऐसा वाला, ठीक है, ये वाला। आवाज साफ नहीं आ रही। हेलो, क्या बोले?
अरे यार ये कुत्ता ना, कुछ ऐसी दवाई ववाई आती है जिससे कुत्ते का वॉल्यूम लो हो जाए, हैं? बिस्किट मिला खिला देते हैं इसको, हर क्लास में डिस्टर्ब करता है ये। हाँ तो अरे पीछे जिनके घर में कोरोना निकला था वहीं पर है कुत्ता, सोच के देखो कितना तेज भौंक रहा है वो, समझ में आ रहा है? इसलिए तो वॉल्यूम लो करने का अगर कुछ आता हो तो नहीं, ऊपर से फेंक देंगे रात को, खा लेगा। हो गया, चलो। Circumstances relating to possibility of fraud. Circumstances relating to possibility of fraud. ठीक है, क्या है ये? देखो जरा, examples of circumstances that indicate the possibility of fraud. ठीक है ना, that the financial statement may contain a material misstatement resulting from fraud. ठीक है ना? देखो आप बहुत ध्यान से देखो, circumstances relating to possibility of fraud. आपको हमेशा जब आंसर लिख रहे हो या आप कुछ भी ऐसे कंटेंट कर रहे हो तो आपको शब्दों का चयन बहुत ही स्पेसिफिकली करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? मतलब अगर आप बोलते बोलते ऐसा बोल जाओ कि फ्रॉड हुआ है, समझ में आ रहा है? कह रहे ये है तो देखो फ्रॉड है, समझ में आ रहा है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑल टुगेदर बहुत गलत हो जाएगा वो। हेलो गाइस, है ना? जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी है तो पता चला अकाउंटिंग रिकॉर्ड में डिस्क्रिपेंसी, अरे यहाँ तो फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है, कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है, पॉसिबिलिटी है, अनयूजुअल रिलेशनशिप्स हैं, समझ में आ रहा है? ऑडिटर और मैनेजमेंट के प्रॉब्लमैटिक हैं तो पॉसिबिलिटी है, कोई भी और रीजन भी हो सकता है अदर। ठीक है ना? जैसे देखो डिस्क्रिपेंसी, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इसकी जो हेडिंग है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है। ठीक है ना? इंडिविजुअल हेडिंग और उसके एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इजीली दिखता है, वो इजीली समझ में आ जाता है। ठीक है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब तक द मोमेंट आप पूरा कोर्स कंप्लीट करोगे तो आपको ये कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स का समझ में नहीं आएगा। हेलो, ठीक है ना? इतने मिलते जुलते टॉपिक हैं कि आपसे एक टॉपिक पूछेगा और आपको दूसरा याद आ जाएगा और आप लिख भी दोगे और आपको ये बात कभी पता भी नहीं चलेगी कि एक्चुअली में आपने गलत समझ गए थे। गाइस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली? है ना? मतलब वर्ड बाय वर्ड अगर हेडिंग आती है, जैसा कि होता है एक्चुअली एग्जाम में, वर्ड बाय वर्ड हेडिंग आती है तो उसका एक्सप्लेनेशन सजेस्टेड आंसर में उसी का एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है? So discrepancies in the accounting records including transactions that are not recorded in complete or timely manner or are improperly recorded as to amount, accounting period, classification और entity policy। समझ में आ रहा है? टाइमली मैनर में नहीं किया, गलत अमाउंट, अकाउंटिंग पीरियड गलत, क्लासिफिकेशन गलत अकाउंट में कर दिया, एंटिटी की पॉलिसी के हिसाब से गलत किया, है ना? फिर अनसपोर्टेड बैलेंसेस ट्रांजेक्शन, अनऑथोराइज्ड बैलेंसेस ट्रांजेक्शन, मतलब एंट्री दिख रही है लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका कि ये एंट्री क्यों करी, क्या पता, इनने करी उनने करी।
समझ में आ रही है बात? ऐसी ऐसी बातें बोल रहा हूँ। लास्ट मिनट एडजस्टमेंट, जिससे कि भैया बिल्कुल पूरा लॉस का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। एविडेंस ऑफ एम्प्लॉइज एक्सेस टू सिस्टम्स एंड रिकॉर्ड्स इनकंसिस्टेंट विद द नेसेसरी टू परफॉर्म देयर ऑथराइज्ड ड्यूटीज। समझ में आ रहा है? अब ये चीज प्रॉपर ऑब्जर्वेशन से आती है कि जैसे सीएफओ है, वो नहीं है तो कोई एक एम्प्लॉई है, समझ में आ रहा है, उसने कहा अरे ऑडिटर साहब आए हैं, अरे अरे सिस्टम खोलो, अरे सीएफओ साहब अरे लंच करने गए, चलो अरे हम ही खोल देते हैं, उनने खोल दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है, एम्प्लॉई ने सीएफओ को सिस्टम खोल दिया। हेलो हेलो हेलो, उनको लग रहा है कि देखो हमने कितना हेल्प की, है ना, अब हमारी बड़ाई होगी कि हमने ऑडिटर की हेल्प की। उनको क्या पता कि आप मतलब इससे ट्रैप। हेलो हेलो हेलो, समझ आया क्या बोला? देखो ना, आप प्रैक्टिकली सोचो, है ना, मतलब प्रैक्टिकली मैं गया एंटिटी में, सीएफओ लंच के लिए गया हुआ है, मैंने कहा अरे यार मैं वेट नहीं करूंगा, मैं ऑडिटर के तौर पर गया, थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था मैं, तो वो एम्प्लॉई एकदम उसको लगा कि अरे यार ऑडिटर गुस्सा ना हो, तो उसको पता था सीएफओ का पासवर्ड, तो उसने खोल दिया। मेरे लिए तो यही ऑडिट क्वेरी बन गई कि अरे यहाँ तो एक्सेस कंट्रोल ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब क्या था कि सीएफओ जो एंट्री करता था, सीएफओ चार्टर्ड अकाउंटेंट था, तो मुझे लगा कि भैया ये कंट्रोल तो बढ़िया जबरदस्त है। पता चल रहा है कि भाई वो जो है एम्प्लॉइज के पास भी एक्सेस है, तो क्या पता वो एम्प्लॉइज को दे रखा हो एक्सेस कि भैया मैं तुमको बोल दिया करूंगा, तुम करते जाना एंट्री है जो भी है, तो तुम ही कर देना एंट्री, लफड़ा फंस जाएगा। ठीक है, तो टिप्स और कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर अबाउट एलिज्ड फ्रॉड, मतलब हेलो हेलो, आवाज आई? तो टिप्स और कंप्लेंट्स टू द ऑडिटर अबाउट एलिज्ड फ्रॉड, मतलब कि कोई एक बंदा, है ना, कोई जल कुकड़ा समझ में आया और उसने आकर के बताया कि अरे साहब इसको चेक कर लो, इसमें तो फ्रॉड ही फ्रॉड मिल जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? सरफरोश देखिए क्या? हेलो हेलो, ओ माय गॉड, सरफरोश ने देखी? कैसे इंसान हो तुम, देखनी चाहिए। चलो ठीक है, उसमें क्या होता है ना कि वो राजस्थान जाता है उसका मिर्ची सेठ का पता करने, तो जो आसपास के जो मिर्ची वाले रहते हैं उनसे जब बात होती है तो वो लोग बोलते हैं कि अरे ये मिर्ची का धंधा तो इसका नाम का है, बस मिर्ची के धंधे के नाम पे ये सब उल्टे पुल्टे गन वन मंगाता है, बंदूकें मंगाता है, ये सब करता है। हेलो हेलो, ठीक है। चलो, तो ये रहा पहला, डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग दीज। ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? सर्कमस्टेंसेज रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। दूसरा क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, इंक्लूडिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। कुछ कुछ डॉक्यूमेंट ही मिसिंग है, अरे भैया क्यों मिसिंग है यार? समझ में आ रहा है? डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू हैव बीन ऑल्टर्ड, कुछ डॉक्यूमेंट्स ही लग रहा है कि भैया क्या कर रखे हैं इन लोगों ने, ऑल्टर कर रखे हैं। हेलो हेलो, है ना। फिर और क्या है? सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स ऑन रिकंसिलिएशन, मतलब रिकंसिलिएशन कर रहे हो तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, बता ही नहीं पा रहे। अनयूजुअल डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन एंटिटीज रिकॉर्ड एंड कंफर्मेशन रिप्लाई, कंफर्मेशन ले रहे कुछ और आ रहा है, ये कुछ और बता रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स मेड टू द अकाउंट्स रिसीवेबल रिकॉर्ड्स। समझ रहा है? अकाउंट रिसीवेबल में बहुत सारी क्रेडिट एंट्रीज दिख रही हैं एडजस्टमेंट्स की, कि हाँ इसका इस तरीके से एडजस्ट हो गया, इसका इस तरीके से एडजस्ट हो गया, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है ना। फिर मिसिंग और नॉन एग्जिस्टेंट cancelled check in circumstances where cancelled check are ordinarily returned to the entity with the bank statement, मतलब
missing or non-existent cancelled check in circumstances where cancelled check are ordinarily returned to the entity with the bank statement. हाँ 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 हाँ, वो है ही नहीं, ठीक है ना, ठीक है। फिर क्या है, मिसिंग इन्वेंट्री और फिजिकल असेट्स ऑफ सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है। अनअवेलेबल और मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इनकंसिस्टेंट विद द एंटिटीज रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी। तो भैया आपकी तो पॉलिसी थी कि रखते हो, फिर ये गायब कैसे हो गया, फिर ये क्यों नहीं है, ठीक है बेटा। ये सब क्या है, ये सब इंडिकेट करते हैं, ये सब शक बढ़ाते हैं ऑडिटर का कि भाई क्या पता फ्रॉड हो। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रही है बात गाइस? हेलो हेलो, है ना। फिर क्या है, देखो एग्जाम्पल, राज जो है वो XYZ लिमिटेड का ऑडिटर है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा था रेशोज देख के। अब कुछ रेशोज उसने स्टडी किए, वो ये थे कि जीपी रेशो और एनपी रेशो, है ना। जीपी रेशो करंट ईयर का 19% था और पिछले साल का 25% था, और नेट प्रॉफिट रेशो जो था करंट ईयर का 7% था, पिछले साल का 11% था। बताओ, there is a large variation in the GP ratio and NP ratio over the 2 years. अच्छा, जीपी रेशो बदल गया तो अनयूजुअल क्यों है? गलत जवाब, गलत जवाब। और कोई? एक्सप्लेन एक्सप्लेन। और कोई? ये वाला पॉइंट एक्सेप्टेबल है, ये वाला पॉइंट एक्सेप्टेबल है। मैं बताऊंगा तुमको, है ना, कि क्यों किसी की बात सही हो रही है और क्यों किसी की बात गलत हो रही है। जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा तो आपको सब समझ में आएगा, ठीक है, कि मैं गलत और सही का निर्णय कैसे ले रहा हूं, मेरे पास प्रॉपर रीजन है, ठीक है ना। हो सकता है आपको एकदम से क्लिक ना करे कि भैया ये एक बात आपने सही बोल दी, हमने जो बात बोली वो गलत बोली, उसके पीछे रीजन है मेरे पास, बहुत सॉलिड टेक्निकल रीजन है, ठीक है ना। और लोग बताओ। अरे 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 अरे, जीपी रेशो की बात करते हैं अपन, जीपी रेशो की। हाँ, जीपी रेशो डिफरेंट आ रहा है तो क्यों दिक्कत है? हाँ हाँ, मतलब यही तो इंडिकेशन है, मतलब लेकिन जीपी रेशो के कम ज्यादा होने से मैं ये इंडिकेशन क्यों ले रहा हूं, मेरा पॉइंट समझो। चलो ठीक है, तुम लोग ये बता रहे हो कि कैसे, समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना, कि जीपी रेशो में चेंज आया तो ये इतनी बड़ी बात क्यों है? अरे फिर वही बात, कैसे चेंज आया नहीं पूछ रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? चेंज आया तो बड़ी बात क्यों है? ठीक है, तो जीपी रेशो चेंज होने से फर्क क्या पड़ेगा, मतलब जीपी नहीं, जीपी रेशो अगर चेंज हो रहा है तो मेरे लिए बड़ी बात क्यों है फिर से? हाँ,
क्या बोल रहे थे तुम? तुम लोग मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे हो, पता? अरे नहीं भाई, तुम तो बहुत ही तुम बहुत रॉकेट साइंस लगाते हो भाई। करण, समझ आ रहा है? इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती है। समझ आ रहा है? तुम बहुत खतरनाक वाला लेकर के आते हो रीजन। समझ आ रहा है? ठीक है, जस्टिफिएबल हो सकता है, लेकिन बहुत ही रिमोट होता है यार, बहुत रिमोट होता है वो। ठीक है। हाँ, क्यों इम्पैक्ट करेगा? नहीं, हाँ मतलब, हाँ हमारे लिए चेंज क्यों? तुम सवाल सही समझे हो कि मेरे लिए चेंज को देखना क्यों जरूरी है। मैं दूंगा आंसर तो तुम्हें पता चलेगा ना। मैं दूंगा आंसर तो तुम बताना गलत है तो। ठीक है। हाँ, चलो ठीक है, सुनो ध्यान से। ठीक है, मुझे बताओ बेटा, जीपी रेशियो कैसे निकलता है? हाँ, जीपी रेशियो कैसे निकलता है भाई साहब? जीपी अपन सेल्स इन 200। हाँ, कुछ हिंट मिली? कुछ हिंट मिली? गाइस, हम अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं कि जीपी कितना बढ़ गया कितना कम हो गया। हम रेशो की बात कर रहे हैं। रेशो कैसे चेंज हो सकता है? गुड्स की प्राइसेस चेंज कर दी क्या, और वो भी इतनी? देखो, एंटिटी का प्रॉफिट कम हो ज्यादा हो समझ में आती है बात, समझ रहे? आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसे वेरिएट कर रहा है? अरे भाई, तुम समझो, वो किसने बोला था कि सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुई है? वो सिर्फ ये वाली बात एक्सेप्टेबल है क्योंकि इसके कारण रेशो बिगड़ेगा। समझ आ रही है बात? उस समय मैंने पहले बोला कि भाई चलो इसके कारण रेशो बिगड़ेगा, बाकी सबने भी जो रीजंस दिए वो एक्सेप्टेबल है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा पॉइंट समझो कि भाई मैंने ये कैसे निकाला कि यार कुछ तो भी लफड़ा है, ये मैंने कैसे निर्णय लिया? क्योंकि रेशो चेंज होने ही नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? इतना वेरिएशन रेशो में नहीं आ सकता। अमाउंट हो सकता है कि भैया बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बहुत ज्यादा कम हो जाए। भाई ऑब्वियसली बात है ना, इस बार मेरी सेल ज्यादा हो गई, ठीक है, लेकिन अगर मेरा रेशो चेंज हो रहा है ना, तो कोई सॉलिड रीजन होना चाहिए। गाइस, आपको समझ में आ रहा है? रेशो का चेंज जो है, रेशो चेंज नहीं होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, वो तो होगा ही चेंज। समझ गए? मतलब नेट प्रॉफिट रेशो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, क्योंकि पीएनएल में बहुत सारे आइटम अनयूजुअल हो सकता है, लेकिन जीपी रेशो तो आपका बदल ही नहीं सकता। और 19 से 25 मतलब कि 25 से 19 मतलब कि मेजर चेंज हो गया ये तो। हेलो 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 गाइस, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना, 8 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के 10 रुपए का बेचते थे, 11 का बेचने लग गया क्या? प्रपोर्शन तो नहीं होगा ना? हाँ गाइस, बताओ, सबको एक्सेप्टेबल है? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को डाउट तो नहीं है? अबे रीजन तो इतने सारे तुम ही लोगों ने डिस्कस कर लिए, फिर अपन राउंड राउंड घूम के वही वही करेंगे, क्या मतलब? और आएंगे वैसे भी आगे, चिंता मत करो। हाँ, फिर और कोई कुछ बोल रहा था? हेलो, बढ़े आगे? ठीक है, चलो। कोई कुछ बोल रहा है शायद, लेकिन वॉइस कट जा रही है बार बार बहुत लोगों की। हाँ, आवाज आ रही है, पूरी गाड़ियां आड़ियां चल रही हैं। हेलो।
हाँ अब आ रही है, बोलो। अरे नहीं आ रही यार प्रॉपर आवाज। अरे सुनो ना, तुम एक काम करो, तुम रिकॉर्ड करके रख लो अपने डाउट अलग से। समझ आ रहा है, अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना टाइम बहुत लग जाएगा ऐसे में। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ना, नेटवर्क इशू बहुत है। चलो देखो, प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट, ये तीसरा पॉइंट था, है ना। बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा किसी टॉपिक में तो बहुत लफड़े उखड़ जाएंगे। अपन क्या पढ़ रहे थे, सर्कमस्टेंसेज रिलेटिंग टू पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। एक अपन ने किया डिस्क्रिपेंसी इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, दूसरा किया कॉन्फ्लिक्टिंग मिसिंग एविडेंस, तीसरा अपन कर रहे हैं प्रॉब्लमैटिक और अनयूजुअल रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो इंक्लूडिंग क्या होगा, डिनायल ऑफ एक्सेस। डिनायल ऑफ एक्सेस मतलब मैं रिकॉर्ड ही देखने नहीं दे रहा, फैसिलिटीज देखने नहीं दे रहा। डिनायल ऑफ फैसिलिटीज ऑडिटर को, कुछ एम्प्लॉय से बात करने नहीं दूंगा, कुछ कस्टमर से बात करने नहीं दूंगा, कुछ सप्लायर से बात करने नहीं दूंगा, है ना। और अदर फ्रॉम विच ऑडिट एविडेंस माइट बी। ठीक है, अनड्यू टाइम प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, फालतू का डिले कर रहा है इंफॉर्मेशन देने में, है ना। फिर अनविलिंगनेस टू फैसिलिटेट ऑडिटर एक्सेस टू की इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स फॉर टेस्टिंग टू थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग। मेरे को सॉफ्टवेयर की चेक करने नहीं दे रहा हो। फिर डिनाइल ऑफ एक्सेस टू की आईटी ऑपरेशंस स्टाफ, आईटी वालों से बात करने नहीं दे रहा, सिक्योरिटी ऑपरेशन इन सबको लेकर के वो चेक करने नहीं दे रहा, है ना। अनविलिंगनेस टू ऐड और रिवाइज डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं बोल रहा हूँ कि भैया एक डिस्क्लोजर आएगा, क्लाइंट मानने ही तैयार नहीं है, ये तो जेन्युइन भी हो सकता है, खैर ठीक है, टू मेक देम मोर कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल। फिर एन अनविलिंगनेस टू एड्रेस आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल। आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज है, वो कह रहा है कि नहीं हम बता नहीं रहे, समझ रहा, एड्रेस ही नहीं कर रहा उनको, या ठीक नहीं कर रहा टेक्निकली, समझ रहा, रिपोर्टिंग नहीं है, ठीक नहीं कर रहा। क्लियर है गाइस, बताओ, पढ़ो सारे फटाफट, बताओ कोई दिक्कत है तो। हम्म, नहीं नहीं, ये बिल्कुल 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 क्या होता है देखो, प्रैक्टिकली इस बात को समझो कि ऑडिटर अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन भैया क्लाइंट की फाइलिंग वाइलिंग भी तो है, मतलब ये कंसर्न उसका जेन्युइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहा है। इसलिए तो यहां पर बोल रहा है कि अनयूजुअल प्रेशर, अनड्यू टाइम प्रेशर। टाइम प्रेशर तो लगा सकते हो ना आप, क्योंकि भाई एंटिटी की भी फाइलिंग है, सर्विसेज ले रहा है वो ऑडिटर से, फालतू डिले क्यों करे ऑडिटर। लेकिन अनड्यू का मतलब क्या है, फालतू में ही टाइम प्रेशर डाल रहा है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है ना, तो जेन्युइन टाइम प्रेशर आर अलाउड, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है क्लाइंट की फाइलिंग है, ऐसा नहीं कि ऑडिटर के पास अधिकार है तो फिर जबरदस्ती डिले भी करे, क्यों डिले करना भाई, समझ में आ रहा है। ठीक है ना। फिर बढ़े आगे, अदर अनविलिंगनेस ऑफ मैनेजमेंट टू परमिट द ऑडिटर टू मीट प्राइवेटली विद टीसीडब्ल्यूजी। कह रहा टीसीडब्ल्यूजी से हमारे बिना नहीं मिलोगे तुम। और क्या कह रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज दैट अपीयर टू बी वेरिएंट विद इंडस्ट्री नॉर्म। इंडस्ट्री में अलग पॉलिसी चल रही, तुम अपनी अलग चला रहे हो, क्यों भाई, कोई रीजन से, बस जस्टिफिकेशन भी नहीं है। ठीक है। फिर फ्रीक्वेंट चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, बार बार एस्टिमेट चेंज कर रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या जो भी है ना। फिर टॉलरेंस ऑफ वायलेशंस ऑफ द एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट,
टॉलरेंस ऑफ वायलेशन ऑफ द एंटिटीज कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एंटिटी के रूल्स, और उनमें अगर उसमें वायलेशन हो रहा है और आप टॉलरेट कर रहे हो, ये सब इंडिकेशन दे सकते हैं कि भैया चलो फ्रॉड चेक करें। मतलब ये सिचुएशन है, चेक करेंगे हम, समझना रहा है ऐसा। मतलब नॉर्मली मैं आ रहा हूं तो फ्रॉड चेक नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सब सर्कमस्टेंसेज है ना, चलो अब मैं फ्रॉड भी चेक करूंगा। पॉइंट समझ रहे हो गाइस आप? हेलो 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 गाइस, है ना। फ्रॉड की रिपोर्टिंग, फ्रॉड की रिपोर्टिंग को लेकर के अपन ने कंपनीज एक्ट में वैसे भी पढ़ लिया है। 1 करोड़ के ऊपर होंगे तो सीजी को भी बताना पड़ेगा, 1 करोड़ के नीचे होंगे तो मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, फिर उसकी पूरी टाइम लिमिट और ये सारा कुछ है। हेलो हेलो, याद है क्या? स्पीड पोस्ट से बताना और ऐसा सब नोटंकी, ये सब याद आया? तो मैंने बोला था कि ये है तुम्हारा ऑडिट का, ये है मेनली, तो उसको एक रीडिंग मारेंगे बस, इसकी डिटेलिंग नहीं करेंगे, है ना। मुझे तो लगता है इसके टेस्ट वेस्ट भी दे चुके होंगे क्या, या होने वाले होंगे। अरे हाँ, वो अक्षय ने बोला था ना टेस्ट प्लान, तो वो कल बनाते हैं बैठ के। हाँ हाँ, चलो। एज पर सबसेक्शन 12 ऑफ 120 143, कंपनी को अगर अपना परफॉर्मेंस करते समय उसका रीजन टू बिलीव है कि भैया फ्रॉड हुआ है, समझ आ रहा है, बाय द कंपनी, ऑन द कंपनी, तो फिर क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा सीजी को। हेलो हेलो हेलो, है ना, रिपोर्ट टू द सीजी। फिर इन दिस रिगार्ड कंपनीज रूल्स हैव बीन स्टेटेड, भैया 1 करोड़ से ऊपर वाले ही बताना है सीजी को। ठीक है, हेलो हेलो, है ना, इंडिविजुअली। ठीक है ना, ठीक है। फिर ठीक है। फिर द मैनर ऑफ रिपोर्टिंग, immediately but not later than 2 days, रिपोर्ट टू बोर्ड और एसी, है ना। ठीक है, सीकिंग रिप्लाई विद इन 45 days। ठीक, डन। फिर रिप्लाई आ गए, रिप्लाई आ गए तो, है ना, ऑन रिप्लाई ऑडिटर, है ना, फॉरवर्ड इज रिपोर्ट। बेटा मैं बीच में हूं और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें समझ में ना आए या दिक्कत हो, मैं कंप्लीट कर लूं इसको। किसी को भी नहीं आ रही क्या आवाज? सबको दिक्कत हो रही है? हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? ठीक है, चलो। तो 1 करोड़ के ऊपर के फ्रॉड अपन बताएंगे, है ना। फिर से बता देता हूँ ये कि ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट करेगा बीओडी को और ऑडिट कमेटी को 2 दिन के अंदर अंदर, 45 दिन के अंदर वो रिप्लाई देंगे। जैसे ही रिप्लाई आएगा, ऑन रिसीट ऑफ रिप्लाई, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट फॉरवर्ड करेगा किसको? एंड द रिप्लाई ऑफ बीओडी एसी along with his comments, ठीक है ना, टू सीजी विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिप्लाई, है ना। और अगर फेल्स टू गेट रिप्लाई, समझ आ रहा है? ठीक है ना, तो 45 दिन हो गए, अब ही शैल फॉरवर्ड हिज रिपोर्ट टू सीजी, इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है ना, अलॉन्ग विद अ नोट। ठीक है ना, कि भैया हमने इसको भेजा था, इनने रिप्लाई किए, वो रिप्लाई नहीं किए, ठीक है ना, ही हैज नॉट रिसीव्ड एनी रिप्लाई। रिपोर्ट जो है वो किसको भेजी जाएगी? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सील्ड कवर में, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, समझ आ रहा है, फॉलोड बाय ईमेल, समझ आ रहा है, ईमेल भी करो उसके बाद, तो ये रिपोर्ट भेजिए देख लेना। ये ऑडिटर के लेटर हेड में होगी,
पोस्टल एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर सब होगा उसका, ताकि किसी नेता को फोन लगाने की जरूरत पड़ जाए तो इमीडिएटली लगा पाए। मेंबरशिप नंबर भी होगा, ठीक है ना। और रिपोर्ट जो है उसका फॉर्मेट होगा ADT4, ठीक है। ये ADT4 MCQ के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। फिर रिपोर्टिंग टू द ऑडिट कमिटी और बोर्ड, क्या बोल रहे हैं? इन केस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग लेसर देन द अमाउंट, लेसर देन द स्पेसिफाइड अमाउंट, मतलब 1 करोड़ से कम, है ना। तो क्या होगा? तो ऑडिटर शैल रिपोर्ट द मैटर टू द ऑडिट कमिटी, है ना, रिपोर्ट टू ऑडिट कमिटी, है ना। या तो फिर बोर्ड में अगर कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। ये वाला पेज बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑडिट कमेटी और BOD वाला याद है ना, कि किसी किसी कंपनी को ही बनाने की जरूरत पड़ती है ऑडिट कमेटी, है ना। फिर रूल्स में क्या लिखा है कि इनकेस फ्रॉड जो है वो कम अमाउंट का है, तो ऑडिटर जो है वो AC को बताएगा और बोर्ड को बताएगा 2 दिन के अंदर अंदर। क्या क्या बताएगा? नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, ठीक है। फिर जो बोर्ड रिपोर्ट बनेगी, गलत छप गया है कुछ, सेक्शन 143 ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर है ना, ठीक है। और डिस्क्लोजर बोर्ड रिपोर्ट में तो मैनेजमेंट करेगा, चलो ठीक है देखते हैं। तो सेक्शन 12 ऑफ ये जो भी है कि हुज ऑडिटर रिपोर्ट फ्रॉड टू द ऑडिट कमिटी और बट नॉट रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज, ये किसके लिए लिखा हुआ है? द कंपनीज शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स अबाउट सच फ्रॉड्स इन द बोर्ड रिपोर्ट। ये द कंपनी के साथ लगा हुआ है शैल। हेलो हेलो हेलो, समझ में आया कि नहीं? है ना। इन दिस रिगार्ड sub rule 4 of rule 13 of companies rules states that the auditor is also हेलो, हाँ हाँ हाँ, वो कॉल आ गई थी इसलिए आवाज चली गई थी। हाँ, अभी आ रही है आवाज? हाँ, तो शैल डिस्क्लोज द डिटेल, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद फिर अगला है ये कि इन दिस रिगार्ड सब रूल 4 ऑफ ये रूल्स में जो है द ऑडिटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन द बोर्ड रिपोर्ट। ये बोर्ड रिपोर्ट तो कंपनी बनाएगी ना, बेसिकली यहां पर होना चाहिए द BOD, है ना। मेरे हिसाब से BOD होनी चाहिए। ऐसा ऑडिटर आएगा तो वो लगा चेक कर लेगा, ऑडिटर बनाता थोड़ी है बोर्ड रिपोर्ट अब, ठीक है ना। ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट में ये डिस्क्रिप्शन आएगा, ठीक है। हेलो हेलो, ये पूरा इसका चार्ट बनेगा।
हेलो हेलो। ना सबसेक्शन 13 में क्या लिखा है? Safeguard the act of fraud reporting by the auditor if it is done in good faith. It states that no duty to which an auditor of a company may be subject to shall be disregarded as having been contravened by reason of his reporting the matter above if it is done in good faith. मतलब कौन सा वाला पार्ट था ये याद है? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी हिट हो रही है तो मतलब ऑडिटर को रिलीफ है इसमें। ये अगर ऑडिटर ने गुड फेथ में रिपोर्ट किया था तो ऑडिटर के ऊपर फिर कॉन्फिडेंशियलिटी का कोई केस नहीं बनेगा। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। It is very important to note that these provisions shall apply to cost auditor and secretarial auditor also. 148 cost auditor, 204 secretarial auditor. If any auditor cost या company secretary वाला इन प्रोविजंस को नहीं निभाएगा 12 of 143 तो पनिशेबल होगा कितना? 1 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपयों तक। ठीक है ठीक है ठीक है ना। Reporting of frauds already detected or reported, the auditor should also apply professional skepticism to evaluate that the fraud was indeed identified, detected in all aspects by the management or through the company's whistleblower mechanism, so that distinction can be clearly made with respect to frauds identified due to matters raised by the auditor और बाकी उनके खुद से जो निकले। मतलब ऑडिटर ये देखेगा ना कि यार मेरी मेहनत से निकले कि मैनेजमेंट के कंट्रोल से निकले ये फ्रॉड। हेलो हेलो। क्यों करेगा वो ऐसा? हेलो हेलो। और अगर मेरे से निकले तो हो सकता है मैनेजमेंट ही चोर हो सकता है मैनेजमेंट ही चोर हो, क्या पता। नहीं आया समझ में? ठीक है ना। चलो अब देखो, since reporting on fraud under 143 is required even by the cost auditor and secretarial audit, it is possible that a suspected offense involving fraud may have been reported by them even before the auditor became aware of the fraud. हो सकता है कि उन लोगों ने पहले ही ढूंढ डाले। अब यहाँ भी सस्पेक्टेड ऑफेंस जो है वो ऑलरेडी रिपोर्टेड है by such other person that and the auditor becomes aware of such suspected offense including fraud, he need not report the same since he has not per se identified the suspected offense of fraud. तो उसने नहीं ढूंढे तो वो नहीं लिखेगा, ऑब्वियस बात है। लेकिन नोटिस जो रिपोर्टेड होता है तो ऑब्वियस बात है आ तो जाएगा। हाउएवर इन केस फ्रॉड इन्वॉल्व और इज एक्सपेक्टेड टू इन्वॉल्व इंडिविजुअली 1 करोड़ से ज्यादा, तो ऑडिटर स्टेप्स रिव्यू करेगा टेकन बाय द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी विद रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टेड इंस्टेंस, है ना। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो उन स्टेप से तो वो क्लियरली रीजन लिखेगा कि मैं क्यों डिससेटिस्फाइड हूँ, क्यों मेरे को लगता है कि यार ये फ्रॉड तुम्हारा हुआ फिर भी तुम प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हो, है ना। तो वो मैनेजमेंट को लिख करके देगा कि भैया एडिशनल प्रोसीजर लगाए जाए, तो मैनेजमेंट एडिशनल प्रोसीजर लगाएगा, फिर टू सेटिस्फाई द ऑडिटर, ऑडिटर खुद देखेगा दैट द मैटर हैज बीन अप्रोप्रिएटली एंटर्ड। If management TCWG fail to undertake appropriate additional procedure within 45 days of his request, है ना, तो क्या होगा? The auditor would need to evaluate if he should report the matter to CG in accordance with this. अब ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है बेटा, आ रहा है समझ में? इसको लेकर के पर्टिकुलर केस हो सकता है आ जाए। इंपॉर्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, यूनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, बस रीड कर लो इसको।
हाँ बेटा, पूछ पूछ पूछ। वो जो आवाज उठाता है, कुछ भी गड़बड़ दिखती है तो सबसे पहले जो बताता है बंदा कि देखो ये गड़बड़ है, वो विसिल ब्लोअर होता है। विजिल मैकेनिज्म पढ़ा था ना अपन ने? हाँ, उसका पार्ट है। ठीक है है ना? ये सेपरेट रिपोर्टिंग है कारों की। और चलो ठीक है, इससे पहले कारों का बेसिक देना पड़ेगा मुझे पूरा उनको। हेलो 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 गाइस, कौन सा? अच्छा, इसका लास्ट। ठीक है, ये मुझे याद दिलाना बेटा, छोटा है ना? कारों की रिपोर्टिंग वैसे है हमको पूरी, तो उसमें तो कवर वैसे भी हो ही जाने वाला है। ठीक है ना? चलो, ऑडिटर अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। अब देखो, इफ एज a result of misstatement resulting from fraud or suspected error, auditor encounters exceptional circumstances that brings into question the auditor's ability to continue or performing the audit. अब देखो, ऐसी विपदा आन पड़ी है कि ऑडिटर को यही डिसाइड नहीं करते बन रहा है कि भाई अब मैं इसको कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं इस असाइनमेंट को। हेलो हेलो, ठीक है बेटा? है ना? तो क्या होगा, है ना? तो ऑडिटर यही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि भाई मैं कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। तो अब क्या होगा, देखो। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि भैया तुम्हारे आईसीआई ने क्या बोला है, कंपनीज एक्ट ने क्या बोला है ऐसे सर्कमस्टेंसेस में। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब अगर मान लो कि कहीं रिपोर्ट रिपोर्ट करना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कहीं, तो वो रिपोर्ट करके जाओ कि भैया मैं जा रहा हूँ क्योंकि नहीं हो रहा है। समझ में आ रही है बात? हेलो हेलो, ठीक है ना? फिर कंसिडर वेदर इट इज अप्रोप्रिएट टू विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विड्रॉवल इज पॉसिबल अंडर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन। तो देखो, छोड़ सकते हो क्या? छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? ठीक है ना? फिर अगर विड्रॉ कर रहे हो तो फिर डिस्कस करो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, टीसीडब्ल्यूजी से, कि भैया ऑडिटर का जो विड्रॉल है वो क्यों है ना? मतलब कि एक विड्रॉ कर रहा है और वो क्यों विड्रॉ कर रहा है, जैसे ऑडिट कमेटी, उसको बता दो। मतलब समझ में आ रहा है? और डिटर्मिन कि भैया कोई प्रोफेशनल वही कि कोई रिक्वायरमेंट है कि जब छोड़ के जा रहे हो तो कहीं पर बताना पड़ता है क्या किसी कानून के अंतर्गत, तो वो बता दो। ठीक है?
ठीक है ना? ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं अपन थोड़ा सा कारों को, है ना? कारो जो है मतलब एक कुछ बड़ी कंपनीज के लिए महंगा है, कुछ पॉइंट्स की सेपरेट रिकॉर्डिंग है, रिपोर्टिंग है, ऑडिटर के ऊपर लागू होती है कारो रिपोर्ट। इसका कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। कुछ बड़ी कंपनीज का जब आप ऑडिट कर रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट्स पर स्पेसिफिक रिपोर्टिंग देनी पड़ती है। उनमें से एक पॉइंट ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? फ्रॉड वाला। हेलो हेलो। तो कारो का क्लॉज 10 है, 10वां पॉइंट है, जिसमें लिखा है कि वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी ऑफिसर एम्प्लॉय के द्वारा नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। इफ यस, द नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इज टू बी इंडिकेटेड। ठीक है बेटा? हेलो हेलो, है ना? तो इस वाले क्लॉज में ऑडिटर को क्या लिखना है? द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स इंक्वायरी अंडर दिस क्लॉज इज रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड्स noticed or reported during the year. It may be noted that this clause of the order, by requiring the auditor to report whether any fraud by the company or on the company by the employee has been noticed or reported, उसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ इन लोगों ने डिटेल में, है ना? तो अगर ऐसा है, it does not relieve the auditor from his responsibility to consider fraud in an audit of financial statement. मतलब वो कह रहा है कि भैया देखो, फ्रॉड रिपोर्ट कर दिया तो बस बच गए? नहीं, तुम्हारा भी तो पूरा ऑडिट उसके हिसाब से, उसकी प्लानिंग सब चेंज हो जाएगी। हेलो हेलो, तुमको भी तो ज्यादा चेकिंग करनी पड़ जाएगी अब। हेलो हेलो, ठीक है? ठीक है ना? इन अदर वर्ड्स, irrespective of the auditor's comments under this clause, the auditor is also required to comply with the requirements of SA 240. The auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statements. समझ आ रहा है? Irrespective of auditor's comments under this clause, ठीक है ना? ऑडिटर को ऐसे 240 भी निभाना है कि भैया फ्रॉड मिला तो उसकी क्या जिम्मेदारी अलग से, मतलब है कि नहीं? हेलो हेलो, है ना? अब ऑडिट प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग कारों में कैसे करोगे? जब प्लान कर रहे हो ऑडिट, तो मेंबर्स से देख लो कि भैया, डिस्कस कर लो कि भैया देखो फ्रॉड की चांसेस हैं, है ना? चांसेस ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू फ्रॉड। ठीक है? फिर while planning, the auditor should also make inquiries of management to determine whether, मैनेजमेंट को पता है क्या, उससे भी पूछ लो। ये प्लानिंग का मैटर है बेटा, एक बार सोच करके देखो, अपन ने प्लानिंग में ये कर चुके हैं डिस्कस। हेलो हेलो, है ना? The auditor should examine the reports of internal auditor with a view to ascertain whether any fraud has been reported or noticed by the management, है ना? तो वो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट्स देखेगा कि भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने कुछ फ्रॉड आइडेंटिफाई किया हो। ठीक? फिर, है ना, इफ अवेलेबल, ऑडिटर शुड एग्जामिन द मिनट्स ऑफ ऑडिट कमिटी, है ना, इफ अवेलेबल, टू असर्टेन वेदर कोई फ्रॉड, यहाँ कुछ पता तो नहीं चला, मतलब एक तो पूछ भी लो, दूसरा डॉक्यूमेंट्स भी चेक कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कोई फ्रॉड का, है ना? फिर the auditor should inquire from the management about any frauds on the company that it has noticed or that have been reported to it. मैनेजमेंट से पूछ लो, वही रिपीट कर रहा है। ऑडिटर शुड ऑल्सो डिस्कस द मैटर विद अदर एम्प्लॉइज ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी की भैया देखना जरा कुछ है तो नहीं, मिनट्स देख लो मीटिंग के, हर जगह ढूंढो कहीं पर रिपोर्टिंग तो नहीं है किसी फ्रॉड की। समझ में आया क्या गाइस? हेलो हेलो, ठीक है ना? फिर रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो, याद है रिटन रिप्रेजेंटेशन ऐसे 580? हाँ,
कि भैया आपने पूरे इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं और डिटेक्ट करते हैं फ्रॉड एंड एरर, है ना। और मैनेजमेंट को ये विश्वास है दृढ़ कि जो बचे हुए मिस स्टेटमेंट जो अनकरेक्टेड है, अगर उनको टोटल किया जाए तो वो इममटीरियल होंगे, इंडिविजुअली भी और टोटल में भी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और उसके आइटम्स की जो समरी है वो यहाँ पर मिल जाएगी। हेलो 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 हेलो, ठीक है। हेलो हेलो। और आगे क्या, इट हैज disclosed to the auditor all significant facts relating to any fraud or suspected frauds known to the management that may have affected the entity। उन्होंने जितने उनको पता चले फ्रॉड और सब एंटिटी वो ऑडिटर को बता दिए, है ना। और उन्होंने ऑडिटर को रिस्क असेसमेंट का रिजल्ट भी बता दिया है कि भैया फ्रॉड रिस्क से कितना रिस्क है, मतलब इस तरीके से। हेलो हेलो। ठीक है ठीक है ठीक है। है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू करेक्ट, है ना, मटेरियल में स्टेटमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन ले ले मैनेजमेंट से। किस बात का, कि भैया कोई भी अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स जो फ्रॉड से रिजल्ट हुए हैं वो मैनेजमेंट के ओपिनियन में इममटीरियल है। देखो समझो क्या होता है कि जितनी गलतियां अपन बताते हैं सारी सुधरती नहीं है, सारी जरूरी नहीं है सुधरती, वो मैनेजमेंट का डिसीजन है। हो सकता है कि कुछ कुछ गलतियां वो ना सुधारना चाहें जो कि इममटीरियल, क्योंकि मटीरियल है तो फिर तो मैं ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा। ठीक है बेटा, है ना। तो मैं मैनेजमेंट से लिखवा के भी ले लेता हूँ कि भैया आपको भी लग रहा है ना कि ये मटेरियल है, समझ में आ रहा है, क्योंकि फ्रॉड से आए हैं इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, तो रिटन रिप्रेजेंटेशन में लिख करके दे देंगे वो अपने को। ठीक है बेटा। सच रिप्रेजेंटेशन आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये बात अपन ने ऐसे 580 नहीं चीख चीख के पढ़ी थी कि भैया रिटन रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये थोड़ी कि एविडेंस छोड़ दोगे तुम। In some circumstances, management may not believe that certain of its uncorrected financial statements, misstatement aggregated by the auditor during the audit are misstatements। ठीक है ना। मतलब कुछ तो हो सकता है कि कुछ अनकरेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट मेरे हिसाब से मिस स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट के हिसाब से सही है वो, ऐसा भी हो जाता है। हेलो हेलो हेलो, कि कुछ चीजें मेरे हिसाब से मिस स्टेटमेंट है और मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है। ठीक है बेटा, है ना। फॉर दैट रीजन management may want to add the written representation कि we do not agree that items constitute misstatement because this reason। तो written representation में ये लिखा रहेगा कि भाई हमें लगता है misstatement है क्योंकि ऐसा ऐसा है। ठीक है। हेलो हेलो। The auditor should consider if any fraud has been reported by them during the year, है ना, and if so whether the same would be reported under this clause। The auditor should consider if any fraud has been reported by them during the year under section 143 subsection 12 of the act, and if so whether the same would be reported under this clause। ठीक है ना। क्या कोई ऐसा फ्रॉड है जिसको रिपोर्ट किया जाना है? इट मे बी मेंशन्ड हियर दैट सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स द ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव कि फ्रॉड जो है वो हुआ हो या कुछ ऐसा। मतलब कि 143 सबसेक्शन 12 जो है वो आपको बोल रहा है कि अगर आपको शक भी है तो आप क्या करो, मतलब इनिशिएट कर दो, है ना। इन सच ए केस ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट टू सीजी, है ना। हाउएवर दिस क्लॉज विल इंक्लूड ओनली the reported frauds and not suspected frauds। एक सेकेंड।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो ये इन दिस केस का मतलब, दिस क्लॉज मतलब कि ये कारों की बात कर रहे हैं। कारों में सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं आएंगे। सीजी की रिपोर्टिंग 143 सबसेक्शन 12 वाली रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड में भी जाएगी। ये वाली जो है वो रिपोर्टिंग काय में जाएगी, सिर्फ जो मिल गए। हेलो हेलो गाइस, सब है। 143 सीजी वाले सस्पेक्टेड भी जाते हैं, मतलब अगर आशंका है, रीजन टू बिलीव है ना उसमें, ठीक है। जबकि कारों में क्या है, नोटिस्ड और रिपोर्टेड एक्चुअल फ्रॉड। ठीक है बेटा। हेलो हेलो हेलो। चलो, वैसे टाइम हो गया तुम्हारा, लेकिन ये भी अपना हो गया है। लास्ट पैराग्राफ, where the auditor notices that any fraud by the company or on the company by its officer has been noticed or reported. तो ऑडिटर जो अपार्ट फ्रॉम रिपोर्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द नेचर ऑफ फ्रॉड एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज ऑडिटर क्या क्या कंसिडर करेगा? द क्लॉज रिक्वायर्स ऑल फ्रॉड्स नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर shall be reported, indicating the nature and amount involved. As specified, the fraud by the company or on the company by its officer are only covered. है ना, सिर्फ कंपनी के द्वारा या कंपनी पर किए गए फ्रॉड्स इंक्लूडेड है ना। यहाँ पर सिर्फ नोटिस फ्रॉड आएंगे और सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं आएंगे। हेलो हेलो हेलो, कारों में, ठीक है ना। फिर while reporting under this clause with regard to the nature and the amount involved of the fraud noticed or reported, auditor may also consider the principle of materiality. Materiality भी वो देख सकता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा सब्सटैंशियल नहीं दिया। ठीक है गाइस, हेलो हेलो। क्योंकि ये कारों की रिपोर्टिंग बहुत सेपरेट है। कारों की रिपोर्टिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्चुअल एज इज पोजीशन पर है, समझ में आ रहा है। और वो वाली रिपोर्टिंग जो है वो इसलिए है क्योंकि एक तो वो 1 करोड़ से ऊपर वाली है सीजी को, क्योंकि पास्ट में क्या है, पूरा मार्केट, स्टॉक मार्केट पे हालत खराब हो जाती है। समझ में आ रही है बात। तो कारों में तो ऑलरेडी थी ही रिपोर्टिंग, वो सीजी वाली रिपोर्टिंग एक्स्ट्रा क्यों निकाली? ताकि पहले से अवेयरनेस आ जाए ना, पहले से पता लग जाए कि भैया कुछ बहुत बड़ा कांड ना हो जाए। नहीं आया समझ में? तो सीजी वाली रिपोर्टिंग एक्चुअल रीजन के कारण, तो वहां पर इसलिए सस्पेक्टेड फ्रॉड को भी किया गया। कारों की रिपोर्टिंग जो है वो एज ए सिचुएशन पे है और वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल्स पे आधारित है बेसिकली। समझ आ रहा है? तो जो हुआ है वही बताना है इसमें, ठीक है। ठीक, चलो बाकी का कल करेंगे। हाँ।